हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रामजी दास राठौर। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु राठौर सर पर स्वागत करता हूं। आज हम द्विप्रविष्टि प्रणाली के दोष या सीमाओं के साथ वीडियो को प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी सादर वीडियो से अंत तक जुड़े रहें। सादर हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। द्विप्रविष्टि प्रणाली के दोष अथवा सीमाएं। एक्सप्लेन दी डिमेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। द्विप्रविष्टि प्रणाली के दोष या सीमाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहली जो हमारी सीमा है वह है खर्चीली प्रणाली, एक्सपेंसिव सिस्टम। इस प्रणाली में अनेक लेखा बहियों को रखना आवश्यक होता है। साथ ही बहियों को रखने के लिए योग्य लेखापाल की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप इसकी लागत कॉस्ट अधिक आती है। इस कारण छोटे व्यापारी इसे अपनाने में असमर्थ होते हैं। तो ये द्विप्रविष्टि प्रणाली की पहली लिमिटेशन थी कि ये प्रणाली आपकी काफ़ी एक्सपेंसिव है और इसमें ट्रेंड आपको अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ेगी और इस कारण इसकी कॉस्ट ज़्यादा आने वाली है। इन दैट पोजीशन जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वह इस प्रणाली को अपनाने में असमर्थ रहते हैं, वो अपने आप को अनकैपेबल महसूस करते हैं। सेकंड वन, अशुद्धियों की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। तो इस प्रणाली पर आधारित खातों की जांच तलपट के द्वारा होती है। ट्रायल बैलेंस के द्वारा आप इसको चेकआउट कर पाते हैं, परंतु तलपट का मिलना लेखा पुस्तकों के शुद्ध होने का अकाट्य प्रमाण नहीं है। कहने का एस्पेक्ट ये है कि आपका जो ट्रायल बैलेंस मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो अकाउंट बुक्स हैं वो कम्प्लीटली एक्यूरेट हैं। तलपट के मिल जाने पर भी कई सारी अशुद्धियाँ आपकी रह सकती हैं। जैसे कि आप समझें कि यदि कोई सैद्धांतिक अशुद्धि है तो वह अशुद्धि तलपट के मिलने के बावजूद भी आपके अकाउंट्स में हो सकती है। थर्ड वन लिमिटेशन है योग्य लेखापाल की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ कैपेबल अकाउंटेंट। तो इस प्रणाली पर आधारित लेखों को रखने के लिए योग्य और अनुभवी लेखापाल की आवश्यकता होती है। यानी जो आपका अकाउंटेंट हो वो योग्य होना चाहिए और साथ ही साथ अनुभवी होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस हो। और प्रत्येक व्यापारी इस प्रणाली के अनुसार लेखों को नहीं कर सकता, क्योंकि व्यापारी सेल्फ इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है। हर व्यापारी नहीं होता है, कुछ व्यापारी हो सकते हैं। तो हमको अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ती है और जो हमारा अकाउंटेंट होना चाहिए वो आपका एलिजिबल हो, योग्य हो और साथ ही साथ वो एक्सपीरियंस्ड हो। तो यदि योग्य लेखापाल है तो स्वाभाविक है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से थोड़ी यहाँ पर समस्या हमको देखने को मिलती है। द नेक्स्ट फोर वन, समय और श्रम अधिक लगना, टाइम एंड लेबर टेकिंग। तो इसमें विभिन्न प्रकार के खाते रखने पड़ते हैं और इन खातों को रखने में समय और श्रम, आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है और साथ ही साथ आपकी लेबर भी ज़्यादा लगती है। तो इस तरीके से ये टाइम और लेबर कंज्यूमिंग मेथड है आपकी दोहरा लेखा प्रणाली, द्विप्रविष्टि प्रणाली। वस्तुतः ये सारी जो लिमिटेशंस की हमने बात की अभी आपसे, तो ये दोष महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये जो दोष हैं, डिमेरिट्स हैं, तो वो प्रणाली के नहीं हैं, बल्कि उनको लागू करने से संबंधित भूलों, अयोग्यता और लापरवाही के हैं। यानी यदि आपको सैद्धांतिक रूप से सही ज्ञान नहीं है या आप अनकैपेबल हैं और यदि आप केयरलेस हैं, लापरवाही करते हैं अपने काम में, तो ये सारे डिमेरिट्स आपको देखने को मिलेंगे। और यदि आप दोहरा लेखा प्रणाली को सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो ये सीमाएं फिर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो अभी हमने जो आपके साथ बात की तो वो हमने बात की लेखांकन की सीमाओं के बारे में, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। चलिए इसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम चर्चा आपके साथ करेंगे। तो वो चर्चा है द्विप्रविष्टि प्रणाली के प्रमुख भाग या सीढ़ियाँ या लेखा कर्म का ढांचा समझाइए। तो एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग। तो जो आप दोहरा लेखा प्रणाली यूज़ करने वाले हैं
तो उसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं और उसका ढांचा किस टाइप से है, तो चलिए हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे पास द्विप्रविष्टि प्रणाली के प्रमुख भाग या सीढ़ियाँ, स्टेयर्स कह सकते हैं, या लेखाकर्म का ढांचा, स्ट्रक्चर हम उसको कह सकते हैं। तो वो इस प्रकार से रहेगा। तो वेरियस स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग। तो द्विप्रविष्टि प्रणाली के प्रमुख भाग या सीढ़ियों को आप निम्न प्रकार प्रकट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपके पास जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ट्रांजैक्शन, यानी जिसको हम बोलेंगे सौदा। यदि ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ आपके व्यापार में रिलेटेड टू बिजनेस, तो आगे की प्रोसेस आपकी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आपके बिजनेस में क्या होना चाहिए, तो वो आपके पास होगा सौदा। और सौदा जैसे ही होगा, तो सौदा होने के बाद अगले प्रोसेस नंबर 1 पर आप आएंगे, तो वो क्या है आपका प्रारंभिक लेखा जर्नल, जिसको हम कहेंगे जर्नल एंट्री करना। तो प्रारंभिक लेखा आप जो करते हैं, तो छोटा व्यापारी है तो वो जनरल मेंटेन करेगा, और यदि बड़ा व्यापारी है तो जनरल के स्थान पर वो सहायक बहियों का प्रयोग करता है। तो जिसमें आपके पास रहेंगी क्या, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर, मुख्य जर्नल। तो प्रारंभिक लेखा आप जो करेंगे, तो प्रारंभिक लेखा करने के लिए ये सारी आपकी बुक्स हो सकती हैं, अथवा आप एक सामान्य जर्नल का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज आपके पास रहेगी, वो क्या है, वह है आपका वर्गीकरण, जिसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन आप कहाँ करते हैं, वो आप करते हैं लेजर में, जिसको हम बोलते हैं खाता बही। खाता बही में आप कई प्रकार के खाते बनाते हैं और उनसे संबंधित एंट्रियों को उस एक खाते में हम लिखते हैं। खाता बही का काम करने के बाद अगली जो स्टेज हमारे पास होती है तलपट। अब यहाँ पर आप एक बात को ध्यान रखें कि जो आपका बुक कीपिंग का पार्ट है, तो जर्नल एंट्री, लेजर में अकाउंट बनाना और उसका बैलेंस निकालना, वहाँ तक का काम आपका बुक कीपिंग का है, और उसके बाद का काम आपका अकाउंटेंसी में शामिल किया जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका तलपट, जिसे आप बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस आप बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस। आप तलपट बनाएंगे। तलपट बनाने के बाद आप यदि कोई अशुद्धियाँ हैं उनका संशोधन करेंगे, समायोजन प्रविष्टियाँ करेंगे, और उसके बाद आपकी चौथी स्टेज आपके पास आएगी, वो क्या है, अंतिम खाते बनाना, यानी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंटिंग। तो फाइनल अकाउंट आप जो बनाएंगे, तो वो आपके क्या बनेंगे, अंतिम खाते। और इसमें जो आप शामिल करते हैं, तो इसमें आपका शामिल रहता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, निर्माण खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता, लाभानी खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपका शामिल किया जाएगा बैलेंस शीट, चिट्ठे को शामिल इसमें किया जाता है। तो ये फोर्थ स्टेज आपके पास रहती है, जिसे हम बोलते हैं अंतिम खाते बनाना। और लास्ट नंबर 5 जो स्टेज आपके पास रहती है, वो है आपका विश्लेषण एवं निर्वचन, यानी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये आप नंबर 5 स्टेज में ये काम करते हैं। तो अभी हमने जो आपके साथ चर्चा की, तो 5 सीढ़ियों को हमने एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब हम इसी के बारे में थोड़ी डिटेल आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो पहला जो बिंदु है हमारे पास प्रथम सीढ़ी का है, तो वो है फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में कौन कौन सी बात रहेगी, चलिए इस पर हम डिटेल समझने का प्रयास करते हैं। प्रारंभिक लेखा, ओरिजिनल रिकॉर्ड। तो सर्वप्रथम सौदों का लेखा प्रारंभिक पुस्तकों में किया जाता है। छोटा व्यापारी है तो सभी सौदों का लेखा एक ही पुस्तक में लिखता है, जिसे आप क्या कहते हैं, जर्नल। लेकिन जो बड़ा व्यापारी है, तो वो जर्नल की एक पुस्तक रखने के स्थान पर इसे कई पुस्तकों में विभाजित करके रखते हैं, जिन्हें हम सहायक बहियाँ, सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। जिसमें आपके पास क्या रहेगा, परचेज बुक, क्रय पुस्तक, सेल्स बुक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, परचेज रिटर्न, विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न बुक्स, बिल्स रिसीवेबल बुक, प्राप्यबल बही, बिल्स पेएबल बुक, देयबल बही और कैश बुक। एंड लास्ट वन, यदि इन बुक्स में आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं आता, तो वो उसको आप रिकॉर्ड करते हैं मुख्य जर्नल में। तो इस तरीके से प्रारंभिक जो आपकी सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेज, उसमें आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे।
ये थी आपकी पहली सीढ़ी। इसके बाद जो सेकंड स्टेज है हमारे पास, द्वितीय सीढ़ी, जिसमें हम करते हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आप क्या करेंगे कि जो प्रारंभिक लेखों द्वारा एक खाते से संबंधित, अब जो आपका एक खाता है, कोई भी अकाउंट, कैश अकाउंट हो सकता है, परचेज अकाउंट हो सकता है, तो उस खाते से संबंधित सभी लेन देनों का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए एक और पुस्तक रखी जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, लेजर या खाता बही। जिस प्रकार, अब इसको आप समझिएगा, डाक खाने में, पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियों को छांटने वाला, जो आपके लेटर्स वगैरह होते हैं उनको छांटने वाला, भिन्न भिन्न स्थानों को जाने वाली चिट्ठियाँ, जो चिट्ठियाँ आपकी जाती हैं, एक चिट्ठियों के ढेर में से छांट कर निकालता है। उसके पास बहुत सारा ढेर है, अब उस ढेर में से अलग अलग एड्रेस की जो लेटर्स हैं उनको अलग अलग किया जाता है। इसी तरीके से जो जर्नल है या उसकी सहायक पुस्तकों में किए गए लेखों में से खाते के अनुसार लेखे छांटे जाते हैं। यानी जो आप अकाउंट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो इंट्रियों में से आप कैश को छांटेंगे और उन्हें खाता बही से संबंधित खातों में क्रमानुसार आप अकाउंट सिस्टम बनाएंगे। कैश अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, तो इस तरीके से आप बनाते जा रहे हैं। तो जो खाता जिस एंट्री से संबंधित है वहाँ से उसको लेकर के हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं और खातों में लेखा करने की इस क्रिया को, जो आप ये काम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं खतियाना, यानी हम उसको बोलेंगे पोस्टिंग। तो पोस्टिंग करना इस प्रोसेस को कहा जाता है। तो ये बात थी हमारी सेकंड सीढ़ी के बारे में, जिसे हम बोलेंगे वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। इसके बाद तीसरी सीढ़ी है हमारे पास, थर्ड स्टेज, और वह है तलपट बनाना, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो खाता बही में जो आपने खाते खोले हैं, अकाउंट्स खोले हैं, उन खातों में से प्रत्येक खाते की, अब जो आपने कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट, ये सभी अकाउंट्स को खोला है, उन खातों के आप क्या निकालते हैं, शेष निकालते हैं, बाकी को निकालते हैं। और इन बाकियों में से जो आप बैलेंस निकालते हैं, तो कुछ बैलेंस आपके डेबिट बैलेंस होते हैं और कुछ बैलेंस आपके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो जो आपके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आए हैं, उन बैलेंसेस के आधार पर आप तलपट यानी ट्रायल बैलेंस का निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं। और याद रखिएगा कि जो ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बाकियों का जोड़ क्रेडिट बाकियों के जोड़ के बराबर होना चाहिए। यानी आपके जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस की 4 मेथड आपको देखने को मिलेंगी। आप किसी भी मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाओ, आपका टोटल ट्रायल बैलेंस का बराबर आना चाहिए। और ट्रायल बैलेंस का टोटल यदि आपका बराबर आता है तो ये माना जाएगा कि अभी तक जो आपने काम किया है वो अर्थमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा, अर्थमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। यानी उसमें कुछ और एरर्स आपकी रिलेटेड टू प्रिंसिपल या कंपनसेटिंग एरर वगैरह हो सकती है, तो वो सावधानी से आपको चेक करनी पड़ेंगी। और यदि तलपट आपका सही है तो तलपट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, आप अपने अंतिम खाते फाइनल अकाउंट को तैयार करेंगे। तो ये थी आपकी तीसरी सीढ़ी की बात। थर्ड स्टेज में आपको बनाना है क्या, ट्रायल बैलेंस। यानी पहले की जो 2 सीढ़ियाँ थी वो आपका बुक कीपिंग का पार्ट है, और बाद की जो तीसरी और चौथी सीढ़ी है वो आपका अकाउंटेंसी का पार्ट है, और लास्ट वन जो सीढ़ी है वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में शामिल किया जाता है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी आपके साथ चर्चा की थी, तो उसको भी आप डिटेल समझ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज के बारे में, जो हमारे पास चौथी सीढ़ी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बनाएंगे अंतिम खाते यानी फाइनल अकाउंट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस आप जो तैयार करेंगे लाभानी ज्ञात करने के लिए, आप बनाएंगे निर्माण खाता। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है, यदि आपकी व्यापारिक संस्था किसी वस्तु का निर्माण करती है तो आप निर्माण खाता बनाएंगे, और यदि आप डायरेक्ट माल क्रय विक्रय करते हैं, माल खरीद करके बेचते हैं, तो फिर आपको निर्माण खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप बनाएंगे सीधा व्यापारिक खाता। और यदि आप निर्माता भी हैं तो आप पहले बनाएंगे निर्माण खाता, उसके बाद आप बनाएंगे व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, देन आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभानी खाता, ठीक। और
वित्तीय स्थिति को जानने के लिए आप बनाएंगे चिट्ठा। और जो व्यापार लाभानी खाता और चिट्ठा जो आप बना रहे हैं, इसी को हम कहते हैं अंतिम खाते बनाना। यानी एक लाइन में यदि आपसे पूछा जाए कि अंतिम खाते में क्या क्या शामिल किया जाता है या अंतिम खाते बनाने से आप क्या समझते हैं, तो व्यापार लाभानी खाता और चिट्ठा बनाना ही अंतिम खाते बनाना कहा जाता है। अब यहाँ एक चीज़ और समझिएगा कि जो व्यापारिक खाता है, ट्रेडिंग अकाउंट है, उससे आपको जानकारी मिलती है सकल लाभ या सकल हानि की, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। और जो आपका लाभानी खाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उससे आपको जानकारी मिलती है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में। और जो आपका चिट्ठा है, उससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन शो होती है, तो आपकी रिलेटेड पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी वित्तीय स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको चिट्ठा बताता है। तो ये थी आपकी 4th स्टेज। एंड लास्ट वन जो स्टेज है हमारे पास, 5th स्टेयर, 5वीं सीढ़ी, 5th स्टेज, तो वो है आपकी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसे हम बोलेंगे विश्लेषण एवं निर्वचन। तो अंतिम खाते जो आपने बनाए हैं, तो अंतिम खाते अपने आप में कुछ नहीं बोलने वाले हैं, आपको उनके आधार पर उस बात को समझाना है। और समझाना किसको है? रिलेटेड पार्टीज को, टॉप मैनेजमेंट को। तो अंतिम खातों का आप विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस आप निर्वचन करके, इंटरप्रिटेशन करके व्यवसाय की उपार्जन शक्ति, यानी जिसको हम बोलेंगे अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस, उपार्जन शक्ति एवं वित्तीय स्थिति यानी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, इस सब का आपको ज्ञान होता है। और व्यवसाय के संबंध में आपको जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, जो डिसीजन लेने हैं, वो आप ले पाते हैं। यानी आप अंतिम खाते वगैरह तैयार नहीं करेंगे तो आसानी से आप फ्यूचर प्रोडिक्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी अभी जो सीढ़ियाँ थी, वो हमने 5 स्टेजेस के बारे में आपके साथ चर्चा की कि लेखाकर्म की कौन कौन सी स्टेजेस आपके पास होती हैं। तो 1 2 3 4 5 स्टेजेस आप क्लियर करेंगे और इस तरीके से आप लेखाकर्म का पूरा कार्य करेंगे। तो इसके बाद हम अगले बिंदु पर आपके साथ चर्चा करेंगे। और जो अगला प्रश्न हमारे पास है, क्योंकि हम प्रश्नों के माध्यम से, छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से अकाउंट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी से, बिल्कुल आसान शब्दों में अकाउंट हमेशा के लिए याद रहे। और जिस टॉपिक को आप विशेष पढ़ना चाहते हैं, आप वीडियो रिमाइंड करके आसानी से आप उसको सीख सकें, समझ सकें। चलिए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो है द्विप्रविष्टि प्रणाली के सिद्धांत समझाइए। एक्सप्लेन दी प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत क्या क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को जानने के पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सिद्धांत क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल? सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत का आशय उस सामान्य संनियम से है जो व्यवहारों या सौदों की दिशा निर्देश करने में सहायक होता है। यानी एक लॉ है, एक नियम है, जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं या व्यवहार हैं, उनको दिशा निर्देश, डायरेक्शन देने में सहायक होता है सिद्धांत। तो सिद्धांत व्यवहारों की वह दिशा प्रकट करते हैं, कौन सी? जिनमें परिवर्तन करना संभव नहीं होता। यानी जिस दिशा में आपको डायरेक्ट कर दिया गया, उस दिशा में आपको कंटिन्यू आगे बढ़ना है। तो वो क्या है? आपका सिद्धांत। तो सिद्धांत का आशय क्या हुआ कि उस सामान्य संनियम से आशय है जो व्यवहारों या सौदों की दिशा निर्देश करने में सहायक होता है, और यह वह दिशा प्रकट करते हैं सिद्धांत जिनमें परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के बारे में। तो वो क्या हैं? तो द्विप्रविष्टि प्रणाली के अनुसार जो लेखे किए जाते हैं, यानी दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार जो भी आप रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले हैं, जो लेखे किए जाते हैं, उनके संबंध में जो सिद्धांत अपनाए जाने की परंपरा है, यानी आज की नहीं है, ये परंपरागत चला आ रहा है, उन्हीं को आप क्या कहेंगे? द्विप्रविष्टि प्रणाली के सिद्धांत कहा जाता है। और वास्तव में ये जो सिद्धांत हैं वो याद रखिएगा 3 नियमों पर आधारित हैं। अभी आपको आगे डिटेल समझाने वाले हैं।
और यही नियम द्विप्रविष्टि प्रणाली के नियम कहे जाते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के गोल्डन रूल्स हैं ये। और ये जो नियम है आपके, तो खातों के प्रकार के अनुसार इनको प्रयोग किया जाता है। तो ये थी बात आपकी द्विप्रविष्टि प्रणाली के सिद्धांत के बारे में। तो कहने का आस्पेक्ट क्या है कि ये परंपरागत हैं और जो रूल्स हैं उन्हीं के आधार पर आप खाते तैयार करते हैं। तो चलिए किस प्रकार से हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो आपके खाते कौन कौन से प्रकार के होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और अकाउंट का बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो खाता है हमारे पास, वह है हमारा व्यक्तिगत खाता, जिसे हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। अब जो पर्सनल अकाउंट है, तो उस पर्सनल अकाउंट में कुछ कैटेगरी है, जिसमें आपका है स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तियों व व्यक्तियों के खाते, प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते। तो पहला खाता था हमारे पास व्यक्तिगत खाता, जिसमें कुछ प्रकार हमने सीखे। इसके बाद हमारा है व्यक्तिगत के बाद वास्तविक खाता, जिसको हम बोलेंगे रियल अकाउंट। वास्तविक खाता, इसमें आपके शामिल रहेंगे मूर्तमान टेंजिबल रियल अकाउंट और अमूर्तमान इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो व्यक्तिगत खाते में जो आपके शामिल थे वो कौन कौन से थे? स्वाभाविक व्यक्तिगत खाते, कृत्रिम व्यक्तियों के समूह के खाते और प्रतिनिधित्व करने वाले खाते। जबकि वास्तविक खाते में शामिल है आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इसके बाद तीसरा जो खाता है हमारे पास, वो है आपका अवास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में आपके जो शामिल रहेंगे, तो वो है आपके हानि व्यय खाते और लाभ या आय खाते। तो ये 3 खातों के बारे में हमने अभी आपके साथ चर्चा की। चलिए अब इसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास खाता है वो क्या है? वह है हमारा व्यक्तिगत खाता, जिसे हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। बहुत सावधानी के साथ आज के वीडियो को सुनिए, समझिएगा, ये हमेशा आपको काम आने वाला है। पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाते 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। इसके प्रकार कितने हैं? 3, जिसमें सबसे पहला प्रकार है आपका स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता या व्यक्तिगत खाते। स्वाभाविक यानी बाय नेचर आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्तिगत खाता ही है। जैसे सुधीर का खाता, सुशील का खाता, शरद, कमला। तो किसी भी व्यक्ति से संबंधित जो खाता है वो खाता आपका स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता कहलाता है। ठीक। सेकंड वन आपका है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, जिसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो कृत्रिम व्यक्तियों व व्यक्तियों के समूह के खाते, जैसे किसी कंपनी का खाता है, आपका बीमा कंपनी का खाता है, बैंक खाता है, कॉलेज का खाता है, फर्म का, क्लब का, गवर्नमेंट का खाता। तो ये क्या है? ये व्यक्ति नहीं होते हैं, लेकिन बाय लॉ इनको व्यक्ति माना जाता है। तो इनको हम कहेंगे कृत्रिम व्यक्तियों के व व्यक्तियों के समूह के खाते। तो जिसमें शामिल रहेगा कंपनी, बीमा कंपनी, आपका बैंक, कॉलेज, फर्म, क्लब। तो इनसे संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित जो खाते रहेंगे वो आपके हैं कृत्रिम व्यक्तियों के खाते। तो अभी हमने 2 खातों पर बात की, स्वाभाविक यानी नेचुरल, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और थर्ड वन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वो क्या है? वो है आपका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते, जिसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यानी ये पर्सनल अकाउंट नहीं है, लेकिन चूंकि ये व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, इन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे मान लीजिए कि यदि कुछ महीने की मजदूरी, वेजेज। अब जो वेजेज अकाउंट है ना, तो नॉर्मली तो आपका कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। लेकिन मजदूरी का भुगतान यदि मान लीजिए मजदूरों को नहीं किया गया है, तो कहने का मतलब क्या है? उनकी मजदूरी क्या है? आपकी आउटस्टैंडिंग है। तो मजदूर जो हैं आपके, वो लेनदार की स्थिति में हैं, यानी उनको आपसे पैसे लेना है, क्योंकि इन्होंने अपनी सेवाएं दे दी हैं, सर्विस तो दे दी, लेकिन इनको भुगतान नहीं हुआ है। तो अतः इन सब मजदूरों को दी जाने वाली राशि आप जोड़ेंगे और उसको आप क्या कहेंगे? अदत्त मजदूरी यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस, उस शीर्षक में आप लिखेंगे। इसलिए जो आपका अदत्त मजदूरी खाता है,
आउटस्टैंडिंग बिजनेस अकाउंट है जो विभिन्न मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आउटस्टैंडिंग बिजनेस जो है ना, वो किसके रिप्रेजेंटेटिव कर रही है? वो कर रही है आपके डिफरेंट वर्कर्स को, कि कौन कौन से वर्कर्स हैं और उनको मजदूरी कितनी देना है। दैट्स आउटस्टैंडिंग बिजनेस। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा क्या है? प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्तिगत खाता इसको कहा जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो आपके नॉमिनल अकाउंट हैं, नॉमिनल अकाउंट में यदि कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एडवांस रिसीव्ड है या एडवांस आपको पेमेंट किया हुआ है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं या एक्यूर्ड है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या बन जाएंगी? वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएंगी। यहाँ पर एक बात को और ध्यान दीजिएगा कि आप जो व्यापार प्रारंभ करते हैं, तो व्यापारी जो कैपिटल इंस्टॉल करता है अपने बिजनेस में, तो वो कैपिटल अकाउंट और जो आपका ड्राइंग अकाउंट है, व्यापारी व्यापार से माल अथवा पैसा निकालता है, तो जो ड्राइंग अकाउंट है, तो ये दोनों अकाउंट भी आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में शामिल किए जाते हैं। ये व्यापारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि एक नियम है, और वो नियम क्या है कि व्यापार की पुस्तकों में व्यापारी का नाम कहीं पर भी नहीं लिखा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे वास्तविक खाते के बारे में। तो जो रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट ये दो प्रकार के खाते होते हैं। तो जिसमें सबसे पहला आपके पास है, तो वो क्या है? वो आपका है मूर्तमान यानी टेंजिबल रियल अकाउंट, और दूसरा होता है इंटेंजिबल अमूर्तमान वास्तविक खाता, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो मूर्तमान खाता आप उसको कहेंगे जिसमें आप उस वस्तु को देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो जैसे आपका बिल्डिंग है, मशीन, फर्नीचर, मोटर गाड़ी, कैश, स्टॉक, रहतिया, भूमि, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट। और सेकंड वन आपके पास क्या है? वो है आपका इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आपके पास क्या है? ट्रेडमार्क, पेटेंट्स और ख्याति, इसको आप शामिल करेंगे। तो ये बात अभी हमने जो की वो क्या है? वास्तविक खाता, उसके बारे में आपके साथ चर्चा की। इसके बाद जो तीसरा अकाउंट हमारे पास है, तो वो है आपका अवास्तविक खाता, जिसको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता, इसका मतलब क्या हुआ कि ये खाते केवल नाम मात्र के होते हैं और बनावटी, फिक्टिशियस होते हैं, बनावटी होते हैं, इसको भी याद रखें। ये खाते वास्तव में होते नहीं हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये केवल सौदे के स्वभाव को प्रकट करते हैं, यानी जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका नेचर ये शो अप करते हैं। जैसे आपका किराया, वेतन, मजदूरी, ब्याज, कटौती, बीमा प्रीमियम, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या है? ये आपके अवास्तविक खाते हैं, और अवास्तविक खाते केवल सौदे के स्वभाव यानी नेचर को प्रकट करते हैं। अब यदि इन खातों को ना खोला जाए, मान लीजिए आप इन खातों को नहीं खोलते हैं, तो क्या होगा? तो व्यवसाय के स्वामी को ये ज्ञात करने में कठिनाई होती है कि उसने इन पर क्या व्यय किया। क्योंकि देखिए व्यापारी हैं आप, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपने विभिन्न मदों पर क्या क्या खर्च किया है। यदि आप नॉमिनल अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे तो आपको अपने खर्चों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी, और कहीं ना कहीं आपके खाते आपकी वास्तविक स्थिति भी प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमने 3 प्रकार के खातों पर आपके साथ चर्चा की। एक था हमारा व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत में 3 कैटेगरी के खाते थे आपके: स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तियों के खाते और प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते। वास्तविक खाते में हमने आपके साथ चर्चा की, जिसमें हमने टेंजिबल रियल अकाउंट और इंटेंजिबल रियल अकाउंट के बारे में चर्चा की, और थर्ड वन अवास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट के बारे में चर्चा की। तो जिसमें आपके विभिन्न प्रकार के जो व्यय हैं और जो छोटी मोटी आय हैं, उनसे संबंधित खातों को शामिल किया जाता है। अब काफ़ी महत्वपूर्ण बात को आप याद रखिएगा कि अवास्तविक खाता जो आपका है, उससे व्यक्तिगत खाता आप कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो जो आपके नॉमिनल अकाउंट्स हैं, तो नॉमिनल अकाउंट में कुछ कंडीशन जैसे ही एक्टिव होगी, तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। और याद रखिएगा, पर्सनल अकाउंट की तीसरी कैटेगरी में शामिल होगा, यानी प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्तिगत खाता। तो चलिए वो किस तरीके से होगा, तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे लिस्ट आपके लिए दिखाई जा रही है, ये देखिएगा। जैसे आपका किराया खाता है,
रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट किराया खाता, रेंट आपका एक्सपेंसेस होता है। अब इसमें जो कंडीशन आपके पास हो सकती है, आप किराया दे भी सकते हैं, आपको किराया प्राप्ति भी हो सकता है, कहेंगे तो आप किराया खाता ही रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट के बारे में आपके पास क्या हो सकता है, आपका प्रीपेड रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट आपका हो सकता है, अदत्त किराया हो सकता है, एडवांस रेंट आपके पास हो सकता है। यदि इस टाइप की कंडीशन आपके पास बन रही है, या एक्यूड रेंट आपके पास हो सकता है, अर्जित किराया आपके पास हो सकता है, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्तिगत खाता। नॉर्मली रेंट अकाउंट आपका क्या है, वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन यदि आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कंडीशन में या एक्यूट कंडीशन में वो आ रहा है तो आपका वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। इसी टाइप से आपका सैलरी है, वेतन, तो वेतन भी आपका प्रीपेड हो सकता है, एडवांस हो सकता है, और आपका आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो यदि ये कंडीशन आपकी वेतन के बारे में है तो वो आपके लिए प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्तिगत खाता कहलाएगा, अन्यथा की स्थिति में नॉर्मल आपका वो नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। इसी टाइप से आपका ब्याज खाता, इंटरेस्ट अकाउंट, तो यदि इंटरेस्ट अकाउंट के बारे में हम बात करें तो इंटरेस्ट आपका प्रीपेड इंटरेस्ट, एडवांस रिसीव्ड है, इंटरेस्ट एक्यूड है, आपका इंटरेस्ट अर्नड है, और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो कोई भी कंडीशन यदि आपकी ब्याज के बारे में बनती है तो इस तरीके से भी आपका ब्याज खाता व्यक्तिगत खाते में बदला जा सकता है। और उसके बाद है आपका डिस्काउंट अकाउंट, कटौती खाता। तो डिस्काउंट अकाउंट में आपके लिए रहेगा अग्रिम प्राप्त कटौती खाता, डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। तो इस टाइप से आप डिस्काउंट अकाउंट के बारे में भी उसको पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि जो आपका नॉमिनल अकाउंट है उसको हम व्यक्तिगत खाते में ट्रीट कर सकते हैं। तो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट अकाउंट आपके पास है, बनाए हुए बिलों पर छूट है, इस टाइप से। और प्रीमियम खाते की बात करें तो प्रीमियम आपका आउटस्टैंडिंग हो सकता है, एडवांस हो सकता है। क्योंकि प्रीमियम हम बीमा कंपनी से कराते हैं तो हम एक व्यापारी हैं, तो बाकी की कंडीशन इसमें नहीं लगेगी। और जो क्लेम्स के बारे में बात करें तो क्लेम्स आपके पास, आउटस्टैंडिंग क्लेम्स आपके पास हो सकते हैं। तो ये सारी आपकी प्रीमियम और दावे के संबंध में हमने आपके साथ बात की। तो ये आपके नॉमिनल अकाउंट से व्यक्तिगत खाते बनाए जा सकते हैं। और इसके बाद है आपका कमीशन खाता, कमीशन अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट में आपका प्रीपेड कमीशन शामिल किया जा सकता है, आउटस्टैंडिंग कमीशन, अदत्त कमीशन हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अग्रिम प्राप्त कमीशन हो सकता है, अनएक्सपायर्ड कमीशन यानी अनर्जित कमीशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से कमीशन अकाउंट को भी व्यक्तिगत खाते में इन कंडीशनों में ही कन्वर्ट होगा तो हम मान के चलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट उसको बनाया जा चुका है। और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो चंदा, जो कि आपकी गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय का प्रमुख सोर्स होता है, चंदा। तो सब्सक्रिप्शन यदि आपके पास है तो सब्सक्रिप्शन को भी हम इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें अग्रिम प्राप्त चंदा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो सकता है, अदत्त चंदा शामिल किया जा सकता है। तो ये सारी बात जो आपके साथ की गई तो वो क्या थी, आपके नॉमिनल अकाउंट को व्यक्तिगत खाते में कन्वर्ट करना। अब हम काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ प्रारंभ कर रहे हैं, और वो चर्चा है कि जो आपके खातों के प्रकार थे, 3 खाते के प्रकार आपको बताए गए, तो उन खातों के नियम क्या हैं, और इसी को हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसको बहुत सावधानी से आप समझिएगा, ये अकाउंट का बेस ही है आज का वीडियो। तो चलिए हम इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। जिसमें सबसे पहला है व्यक्तिगत खाते के लिए नियम यानी रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो अभी आपके साथ जो चर्चा की गई व्यक्तिगत खाता क्या होता है उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल आपके साथ चर्चा की है। अब व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है उसको आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत खाते का नियम है पर्सनल अकाउंट का, पाने वाले का खाता नाम और देने वाले खाते का जमा। तो डेबिट द रिसीवर्स अकाउंट एंड क्रेडिट द गिवर्स अकाउंट। हमेशा याद रखिएगा, व्यक्तिगत खाते का नियम क्या रहेगा, पाने वाले का खाता नाम और देने वाले का खाता जमा, डेबिट द रिसीवर्स एंड क्रेडिट द गिवर्स अकाउंट। फॉर इंस्टेंस, तो जैसे राम ने सुधीर को 500 रुपये दिए। अब याद रखिएगा, राम ने सुधीर को 500 रुपये दिए,
तो यहाँ सुधीर कौन है? सुधीर आपका कौन है? पाने वाला, रिसीवर है। इसलिए इन दी बुक्स ऑफ राम, राम की पुस्तकों में सुधीर के खाते को आप क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि नियम क्या था? पाने वाले का खाता नाम। और राम ने, अब उल्टी डायरेक्शन में हम बात करें तो राम ने सोहन से मान लीजिए 300 रुपये प्राप्त किए। व्यापारी तो राम ही है ना आपका, तो मान लीजिए 300 रुपये आपने प्राप्त किए, तो यहाँ देने वाला कौन है? सोहन देने वाला है। तो इसलिए राम की जो बुक्स बनाएंगे तो उसमें सोहन के खाते को आप क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप व्यापारी हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि पाने वाला कौन है। यदि पाने वाला है तो उसका खाता नाम करें। जैसे कि सुधीर को आपने पैसे दिए थे तो सुधीर पाने वाला था, आपने उसका खाता नाम किया। और देने वाला कौन है? तो आपको किसी ने पैसे दिए हैं तो सोहन आपको देने वाला व्यक्ति था, तो आपने सोहन के खाते को जमा किया। एक अदर एग्जाम्पल के माध्यम से हम और इसमें चर्चा करते हैं तो ये नियम और स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि एक व्यापारी का जो हेड ऑफिस है तो वो कहाँ पर है? कानपुर में है, और शाखा कहाँ पर है? कोलकाता में है। एक शाखा और दूसरी शाखा पटना में है। चलिए, क्या ट्रांजैक्शन इनके बीच में हो रहा है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कहते हैं कि इन दोनों शाखाओं को, जो आपकी दो ब्रांचेज हैं, इन दोनों शाखाओं को कानपुर से माल बिक्री के लिए भेजा जाता है। कानपुर हेड ऑफिस है, तो पटना शाखा का माल बिक चुका है और उसे माल की आवश्यकता है। पटना की जो ब्रांच है उसने पूरा माल बेच दिया और उसको माल चाहिए। ठीक, तो अब क्या कहता है कि अतः उसने मुख्य कार्यालय के निर्देशानुसार, अब हेड ऑफिस से उसने डायरेक्शन लिया, कोलकाता शाखा से माल ले लिया। तो यहाँ कोलकाता शाखा ने पटना शाखा को माल दिया, कोलकाता ने पटना को दिया, तो ये ट्रांजैक्शन है। तो जो हेड ऑफिस है ना, तो हेड ऑफिस की पुस्तकों में आप क्या करेंगे? पटना शाखा खाता नाम, यानी पटना ब्रांच अकाउंट को आप क्या करेंगे? डेबिट, और कोलकाता शाखा खाता उसको आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पटना की जो शाखा है उसको माल प्राप्त हुआ है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और देने वाली कौन सी शाखा है? वो है आपकी कोलकाता शाखा। तो उपयुक्त लेखे का स्पष्टीकरण, व्यक्तिगत खाते में लेखा करने का जो नियम है, तो नियम क्या था? अभी हमने बात की थी ऊपर, पाने वाले का खाता नाम और देने वाले के खाते को जमा करना है, उसको हमने यहाँ पर स्पष्ट किया। तो यहाँ पटना शाखा पाने वाली है और कोलकाता शाखा देने वाली है, अतः मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में उपयुक्त लेखा किया गया। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है व्यक्तिगत खाते के बारे में। और उसका नियम क्या है? पाने वाले का खाता नाम, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब जो व्यक्तिगत खाता है, तो यहाँ पर आपसे ये कहते हैं कि व्यक्तिगत खातों के संबंध में निम्नलिखित 3 विषय ध्यान देने योग्य हैं। तो वो कौन कौन से हैं? चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात जो आप याद रखेंगे वो क्या याद रखना है? नंबर आ कि सौदे के दोनों रूप व्यक्तिगत खातों वाले होना। यानी जब एक सौदे के दोनों रूप व्यक्तिगत खाते से संबंधित हों, व्यक्तियों से संबंधित हैं, तो पाने वाले खाते को डेबिट और देने वाले खाते को क्रेडिट करना चाहिए। सेकंड बात कि सौदे का एक रूप व्यक्तिगत खाते से संबंधित है, दूसरा किसी अन्य खाते से संबंधित है। तो यहाँ याद रखें कि जब एक सौदे का रूप व्यक्तिगत खाते से संबंधित हो और दूसरा किसी अन्य खाते से, तो ये देखना चाहिए कि जो रूप व्यक्तिगत खाते से संबंधित है उसमें व्यक्ति की क्या पोजीशन है, व्यक्ति प्राप्त करता है या देता है, इसको आप नोटिस करें। और यदि वो प्राप्त कर रहा है तो डेबिट करेंगे, और यदि वो देता है तो उसके खाते को आप क्रेडिट करेंगे। तो वन साइड जो पार्टी है उसका आप देखिएगा क्या पोजीशन है। जहाँ तक दूसरे रूप का संबंध है, तो जो कि व्यक्तिगत खाते से संबंधित नहीं है, वो किसी और खाते से संबंधित है, तो उसके लिए उस खाते से संबंधित जो भी आपका नियम लग रहा है तो उसको आप प्रयोग करेंगे। किस टाइप से प्रयोग करेंगे? तो एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, राम ने सुरेंद्र को 500 रुपये नगद दिए। अभी राम नाम का ही व्यापारी है ना हमारे पास, तो राम ने सुरेंद्र को 500 रुपये नगद दिए।
अब इसमें एक रूप तो क्या है, सुरेंद्र, यानी व्यक्ति से संबंधित है, जो कि प्राप्त करता है, रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है ना। तो राम की पुस्तकों में आप सुरेंद्र का खाता डेबिट करेंगे। लेकिन जो दूसरा रूप है ना, वो किससे संबंधित है, रोकड़ से, कैश से संबंधित है, कैश बिजनेस से जा रही है, तो जो कि संबंधित किससे है, वास्तविक खाते से, रियल अकाउंट से। तो इसके संबंध में जो नियम आपका रहेगा उसको आप प्रयोग करेंगे। क्योंकि अभी हम व्यक्तिगत खातों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वास्तविक खाते के नियम आपको नहीं बताया जा रहा है, उस पर हम आगे चर्चा आपके साथ करेंगे। तो यदि व्यक्तिगत खाते का एक रूप व्यक्तिगत खाते से संबंधित है ट्रांजैक्शन का, तो वो नियम लगाएंगे, और दूसरा रूप किसी और खाते से संबंधित है तो उसके नियमानुसार उसकी जनरल प्रविष्टि की जाएगी। तीसरी बात, प्राप्त करने वाले एवं देने वाले का जीवित होना। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप बहुत सावधानी से याद रखिएगा। तो यहां ये आपसे बात करते हैं कि प्राप्त करने वाले यदि जीवित होंगे तो उनके खाते डेबिट किए जाएंगे। तो ध्यान रखना कि व्यक्तिगत खाते में हम जो डेबिट कर रहे हैं, व्यक्ति का खाता, पाने वाले का खाता, नाम या जमा, तो वो व्यक्ति जीवित होना चाहिए, तो ही आप उसको नाम जमा करेंगे। विशेष याद रखना है कि जो मृत व्यक्ति हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उन व्यक्तियों के खाते डेबिट नहीं किए जाते हैं। जैसे उदाहरण द्वारा समझिएगा, एक साझेदारी फर्म में 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी। अब इनमें से सी की डेथ हो जाती है और इसको देय राशि है 5,000 रुपये, सी को 5,000 रुपये देना है। तो जिसका भुगतान करने के लिए सी का खाता आप डेबिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सी की डेथ हो चुकी है, सी मर चुका है। तो ऐसी दशा में प्राप्तकर्ता सी के पूंजी खाते की जो बाकी है, बैलेंस है, इसके उत्तराधिकारी जो हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके खातों में हस्तांतरित ट्रांसफर की जाएगी। और जो भुगतान की जाने वाली राशि है, जो कि 5,000 रुपये है, तो उस 5,000 रुपये की राशि से सी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनका खाता, रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट आप डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो व्यक्ति डेथ हो चुकी है जिसकी, उसके खाते को आप डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि उसके रिप्रेजेंटेटिव यानी जो प्रतिनिधि हैं, उनके खातों को डेबिट किया जाएगा। तो इस प्रकार क्या आशय हुआ कि पाने वाले को डेबिट का आशय मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जीवित पाने वाले के खाते को डेबिट करने से है। तो डेबिट द अकाउंट ऑफ द लिविंग रिसीवर। और देने वाले के बारे में बात करें तो देने वाले खाते से आशय जीवित देने वाले से है। ठीक है ना? तो याद रखना है कि व्यक्तिगत खाते में जो आप डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, तो वो पर्सन जिंदा होना चाहिए। यदि वो जिंदा नहीं है तो उनके खाते को आप डेबिट क्रेडिट ना करें, अन्यथा आपकी एंट्रियां गलत मानी जाएंगी। ठीक, तो ये विशेष आपको याद रखना है। तो मृत व्यक्तियों के खातों को डेबिट क्रेडिट नहीं किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। तो ये बात की हमने किसके बारे में? व्यक्तिगत खाते के नियम के बारे में। और इसका नियम क्या था? पाने वाले का खाता नाम, डेबिट द रिसीवर्स अकाउंट एंड क्रेडिट द गिवर्स अकाउंट। सेकंड है हमारे पास वास्तविक खाते के लिए नियम, यानी रूल्स फॉर रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का जो आपका रूल रहेगा, तो उसका नियम ये है कि जो संपत्ति या वस्तु आपके व्यापार में आती है, उसका खाता नाम, और जो संपत्ति या वस्तु आपके व्यापार से जाती है, उसका खाता जमा यानी क्रेडिट किया जाता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके बिजनेस में जो भी चीज आ रही है, वस्तु, उसको आप डेबिट करेंगे, और आपके बिजनेस से जो भी चीज वस्तु जा रही है, उसके खाते को आप क्रेडिट करेंगे। इसमें कुछ बातों को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ए पॉइंट कि सौदे के दोनों रूप वास्तविक खाते वाले होना। जैसे अभी व्यक्तिगत खाते में था, तो दोनों यदि वास्तविक हैं तो शायद ऐसा है ट्रांजैक्शन कि जिसके दोनों रूप वास्तविक खाते से संबंधित हैं। तो आप ध्यान रखें कि जो रूप आने से संबंधित है उसके खाते को नाम कीजिएगा, और जो रूप जाने से संबंधित है उसके खाते को आप जमा करेंगे। जैसे ऊनी मिल है एक, तो उसके लिए नगद दाम देकर फर्नीचर खरीदा। तो ऊनी मिल के लिए आपने पैसे देकर के क्या दिया है? फर्नीचर खरीदा है। तो ये ट्रांजैक्शन है। तो एक रूप तो इसका रोकड़ से संबंधित है और दूसरा फर्नीचर से।
तो आपके बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया। तो फर्नीचर आता है और आपके बिजनेस से रोका जाती है। तो आप जो ऊनी मिल की पुस्तकों में लिखा करेंगे, तो चूंकि दोनों ट्रांजैक्शन आपके वास्तविक खाते से संबंधित हैं, तो आपका लिखा होगा फर्नीचर खाता ऋणी रोकड़ खाते से, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये आपने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि आपके बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और कैश आपके बिजनेस से जा रहा है, तो कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट किया। लेकिन यदि मान लीजिए सेकंड कैटेगरी आपके पास क्या है कि सौदे का एक रूप आपका वास्तविक खाते से संबंधित है और दूसरा रूप किसी अन्य खाते से संबंधित है, तो इस स्थिति में क्या होने वाला है, तो इस स्थिति में आप याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि सौदे का एक रूप वास्तविक से है और दूसरा अन्य खाते से संबंधित है। तो जो रूप आपका वास्तविक खाते से संबंधित होगा उसके लिए जो आपका नियम है ना कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको नाम करेंगे, ठीक है, और जो जाता है उसके खाते को जमा करेंगे, यही नियम आपका लगेगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो नियम आप याद रखेंगे। और जो सौदे का जो रूप दूसरा है वो अन्य खाते से यदि संबंधित है, तो उस खाते के नियम अनुसार आप उसको प्रयोग करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कपड़े का एक व्यापारी है, व्यापारी ने राम से फर्नीचर उधार क्रय किया। अब जो आपने फर्नीचर खरीदा है वो राम से खरीदा है, उधार खरीदा है। तो जो फर्नीचर है ना, फर्नीचर तो वास्तविक खाते से संबंधित है, और जो राम है, तो राम क्या है, एक व्यक्तिगत खाते से संबंधित है। तो आपके बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया है, ठीक है, और फर्नीचर को देने वाला कौन है, तो वो है आपका राम। तो इस तरीके से आपका दोनों खाते आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, वास्तविक खाता और व्यक्तिगत खाता। तो वास्तविक खाते के नियम के अनुसार आप क्या करेंगे, फर्नीचर खाते को ऋणी करेंगे, नाम करेंगे, और क्रेडिट करना है आपको राम के खाते का। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट आपने क्यों किया, क्योंकि बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, और फर्नीचर को देने वाला कौन है, तो देने वाला है आपका राम। तो बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम राम। तो ये थी आपकी बात दूसरे खाते के बारे में, जिसमें हमने बात की वास्तविक खाते के बारे में। तीसरा है आपके पास अवास्तविक खाता, जिसे हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। तो रूल्स फॉर नॉमिनल अकाउंट। तो अवास्तविक खाते को नाम मात्र का खाता, याद रखिएगा इस चीज़ को, इसके अलग अलग नाम मात्र का खाता, आय व्यय खाता, आय व्यय संबंधी खाता, या अभिहित खाता भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग नेम्स को भी आप थोड़ा याद रखें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सारी चीज़ें बारीकी से पूछी जाती हैं और बेसिक ही पूछा जाता है। तो बेस क्लासेस को मैं कहूँगा कि आप निश्चित तौर पर सुनिएगा, समझिएगा और हमेशा याद रखिएगा। तो अवास्तविक खाते के जो रूल्स हैं, तो पहले हम अवास्तविक खाते को समझ लें कि उसके जो अलग नाम हैं। नाम मात्र का खाता आप उसको कह सकते हैं, आय व्यय खाता कह सकते हैं, आय व्यय संबंधी खाता कह सकते हैं, या एक नया नाम जो आपके पास है वो क्या है, अभिहित खाता भी इसको कहा जाता है। और इसके लिए जो नियम है, तो इसका नियम आप याद रखिएगा कि व्यय एवं हानि, जो भी आपके एक्सपेंसेस और लॉस हैं, उनको आप क्या करेंगे, डेबिट। तो डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इनकम लाभ को आप क्या करेंगे, क्रेडिट, यानी क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। जैसे वेतन का भुगतान किया, तो अवास्तविक खाते के बारे में हमने चर्चा की थी, ये केवल सौदे के व्यवहार को शो करते हैं, नेचर को शो करते हैं। तो सौदे का एक रूप क्या है, वेतन है, जो कि अवास्तविक है, और दूसरा आपका कैश है। तो वेतन आपने भुगतान किया है, ठीक है, तो वेतन आपका किससे संबंधित है, नॉमिनल अकाउंट से, और जो कैश है, तो कैश आपका वास्तविक खाते से संबंधित है। तो वेतन में अवास्तविक खाते का नियम और कैश में वास्तविक खाते का नियम लगेगा। तो वेतन क्या है, आपका एक व्यय है, एक्सपेंस है, तो इसे आप क्या करेंगे, नाम, और रोकड़ जा रही है, इसलिए आप कैश को क्या करेंगे, जमा। और आपकी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, वो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट, सॉरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी वेतन खाता नाम रोकड़ खाते का, सैलरी अकाउंट डेबिट
क्यों? क्योंकि सैलरी आपका एक्सपेंस है, इसलिए आप सैलरी को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश आपके बिजनेस से जा रही है। अब यहाँ विशेष याद रखिएगा कि जो मशीन है आपकी, तो मशीन के जो स्थापना व्यय हैं, तो उन स्थापना व्ययों से व्यय खाते को या लाभानी खाते को डेबिट नहीं करेंगे, वरन मशीन खाते को आप डेबिट करेंगे। क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंस में शामिल किया जाता है, इसलिए उसको मशीन के साथ आपको मेंटेन करना है। तो नोट, उपयुक्त तीनों प्रकार के खातों से संबंधित नियमों का पालन करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि सौदे के एक रूप के खाते को डेबिट किया जाता है और दूसरे रूप के खाते को क्रेडिट किया जाता है। ड्यूल एस्पेक्ट आपके पास थे प्रत्येक ट्रांजैक्शन के, तो एक एस्पेक्ट आपका डेबिट होगा सर्टेन रूल्स के बेस पर और एक एस्पेक्ट आपका क्रेडिट होगा। अब विशेष ध्यान रखना, ऐसा ना हो आपके साथ कि दोनों रूपों को आप डेबिट कर दें या दोनों को क्रेडिट कर दें। ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन का एक पार्ट आपका डेबिट होने वाला है और सेकंड पार्ट आपका क्रेडिट होगा। अब इन ब्रीफ हम ये सारे नियम जो अभी समझ रहे थे, यदि इसको हम शॉर्टकट में याद रखना चाहें तो ये आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला जो है वो क्या है, वह आपका व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाते के लिए नियम रहेगा, पाने वाले का खाता ऋणी डेबिट और देने वाले का खाता धनी क्रेडिट, यानी डेबिट द रिसीवर्स अकाउंट एंड क्रेडिट द गिवर्स अकाउंट। दूसरा है आपका अव्यक्तिगत खाता। तो अव्यक्तिगत खाते के लिए जो आपका नियम रहेगा, तो अव्यक्तिगत यानी नॉमिनल अकाउंट, तो उसमें आपके पास क्या रहेगा, व्यय व हानि का खाता ऋणी, यानी जितने भी आपके एक्सपेंसेस लॉसेस हैं उनका खाता आप नाम करेंगे और आय लाभ के खाते को आप जमा करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जो वास्तविक खाता है, तो वास्तविक खाते का जो आपका नियम रहेगा, तो रियल अकाउंट के लिए आपका नियम रहेगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके व्यापार में जो वस्तु आ रही है, प्राप्त हो रही है, उसको आप डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपके व्यापार से जो वस्तु जा रही है उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और विशेष लास्ट वन आपको याद रखना है कि जो खाते हैं, अकाउंट्स आप बनाएंगे तो उनके साइड कैसे होते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक खाते का जो बायां पक्ष है वो होता है डेबिट, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट रहेगा और राइट हैंड साइड आपका क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। तो आज के वीडियो में हमने दोहरा लेखा प्रणाली के जो डिमेरिट्स हैं उसके बारे में चर्चा की, साथ ही साथ उसके सिद्धांतों के बारे में चर्चा की और जो गोल्डन रूल्स हैं उनको समझने का प्रयास किया। इस वीडियो को आप निश्चित तौर पर दोबारा सुनिएगा, समझिएगा और इसको हमेशा याद रखिएगा। ये बेसिक वीडियो है और आज आपने सभी ने इस क्लास को ध्यान से सुना, समझा, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।